नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की कृतिका भाग 2 कक्षा 10वीं की पुस्तक से पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। तो पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आप लोग उसका वीडियो देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप पहले पार्ट का वीडियो देख सकते हो। और अभी हमें देखना है पार्ट 2। तो जॉर्ज पंचम की नाक इस पार्ट का नाम है, और इस पाठ में जॉर्ज पंचम की जो नाक है उस शब्द का सांकेतिक रूप से प्रयोग किया गया है। यहाँ पे कई इस पाठ के अंदर कई व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ हैं जो वर्तमान व्यवस्था की ओर भी संकेत करती हैं, साथ ही साथ तत्कालीन सरकार की ओर भी संकेत करती हैं, उस समय की व्यवस्था की ओर। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है, नाक से कहने का तात्पर्य है आत्मसम्मान से। तो वह उस समय की घटना है जिस समय देश आज़ाद तो हो चुका था, देश स्वतंत्रता तो पा चुका था, लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं पाया था। तो कहानी कुछ यूँ है कि एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, वो अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। तो तत्कालीन नेहरू सरकार के समय की ये बात है, जिस समय देश आज़ादी के बाद वो पहली बार भारत आ रही थी। तो पाठ बड़ा समझने का है, हम इसकी ओर थोड़ा ध्यान देते हैं, इसको समझते हैं। सांकेतिक रूप से, व्यंग्यात्मक रूप से इस पाठ में बात कही गई है। तो पाठ की शुरुआत होती है कि सारांश मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, पाठ पूरा नहीं, पूरा पाठ आप अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। तो सारांश की शुरुआत करते हैं, पाठ की समरी की शुरुआत करते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। देश के सारे अखबार इस शाही दौरे की खबरों से भरे थे, क्योंकि अखबारों का काम ही होता है कि जो भी घटना मुद्दा जो है उस समय रहता है, उस वर्तमान मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। तो मीडिया का यही रहता है, मीडिया में हर खबर को थोड़ा अ, मिर्च मसाला लगाकर या फिर लोगों के सामने प्रस्तुत करने के ढंग से उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। तो ऐसा ही उस समय हुआ। तत्कालीन नेहरू सरकार, जो कि एलिजाबेथ का स्वागत कर रहे थे, भारत बुला रहे थे, और भारत जब एलिजाबेथ आने वाली थी तो देश के सारे अखबार इस शाही दौर की खबरों से भरे थे। इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात पर भी सबकी निगाहें टिकी थी कि क्या होने वाला है। हर छोटी बात पर, रानी क्या पहन के आएंगी और रानी कहाँ कहाँ घूमेंगी, ये सब उस समय में अखबारों में भरा हुआ था। तो रानी का दर्जी भी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले ही दौरा करने वाले थे भारत का, जो उनके सेक्रेटरी और जासूस थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। रानी की जन्मपत्री प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों की तस्वीरें तक छापी गई थी। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन से धूम मची हुई थी। वहाँ की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो गई थी और इमारतों को सजाया संवारा गया था। तो उस समय देश जो था अंग्रेज़ी हुकूमत से त्रस्त था। उस समय देश आज़ाद हुआ था, तो अपनी पीड़ा में था देश। और इस समय के ऊपर बाबा नागार्जुन भी एक कविता लिखते हैं कि आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, हुई यही है राय जवाहर लाल की। तो उन्होंने इस पे प्रहार किया है नेहरू सरकार के इस फैसले पर। और काफ़ी, एक आप वो कविता पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी कविता है। तो हम वापस कहानी पर आते हैं। तो एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी कि नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी, जो कि अंग्रेज़ी, एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी अधिकारी थे, वो जॉर्ज पंचम, जिनकी मूर्ति की नाक नहीं थी। वो सम्मान थे ब्रिटिशर्स का, और उनकी मूर्ति जो दिल्ली में स्थापित थी उसमें जो है नाक नहीं थी। तो ये बहुत अपमान की बात थी कि भारत की व्यवस्था कैसी थी कि उस मूर्ति में नाक चोरी हो गई, या उस मूर्ति की में नाक टूट गई, या जो भी हुआ, तो उस मूर्ति में नाक नहीं थी। तो ये एक बहुत आत्मसम्मान की बात थी कि मूर्ति की नाक टूटना मतलब भारत की नाक का टूटना। तो जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन तक हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, अखबारों के पन्ने रंगे गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, क्योंकि जॉर्ज पंचम अंग्रेजी हुकूमत के प्रतीक थे। देश अब आज़ाद हो चुका था, तो देश को आत्मसम्मान अपना वापस चाहिए था। इसलिए इस शर्त पे कि नाक रहने दी जाए, हटा दी जाए, इस पर कई विवाद हुए, कई बहस हुई थी। इसके लिए हथियारबंद पहरेदार भी तैनात किए गए थे। पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई। अब ब्रिटिश हुकूमत से रानी एलिजाबेथ आने वाली थी। उनके सामने अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक ना होती तो बहुत परेशानी होती।
तो देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ी रानी आने वाली है। तो यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे से तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। तो मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी, और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। अब ये सारा जो है, ये सारी बातें रखने का यहाँ पर पाठ में उद्देश्य यही है कि इसमें प्रहार किया गया है उस व्यवस्था की ओर जिसमें यह भी पता होना चाहिए कि मूर्ति का इतिहास आखिर क्या है। हाँ, ये रखने का उद्देश्य सिर्फ यही है। तो मूर्तिकार ने बोला कि मुझे पहले ये बताओ कि मूर्ति कब बनी थी, रिकॉर्ड दो इस चीज़ का, कब बनी थी, कहाँ पर बनी थी, और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों से भी कुछ पता नहीं चला। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा। इसके पीछे कारण ये भी था कि वो उसी पत्थर से शायद उस मूर्ति की नाक बनाना चाहता था जिससे उस नाक में अंतर ना आए, नहीं तो रानी को लगता कि ये नाक बाद में लगाई गई है। तो जैसा कि मूर्ति में पत्थर लगा था उस प्रकार का पत्थर ढूंढने के लिए वह उसने बोला कि वो हर पहाड़ पर जाएगा। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, परंतु उसे वैसा पत्थर कहीं नहीं मिला। उसने पत्थर को विदेशी बता दिया, उसने कहा कि ये विदेशी पत्थर है, मूर्तिकार ने कह दिया। तो मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हैं, यदि उनमें से किसी एक की नाक लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी कि जाओ, देश में जितने भी बड़े बड़े नेताओं की मूर्तियां हैं तो उनकी मूर्तियों की नाक तलाशो, जिसकी सही बैठ जाए उसकी नाक जो है जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक पे लगा दो, चेहरे पर लगा दो। तो पंचम जॉर्ज पंचम की नाक का माप उसके पास था, मूर्तिकार के पास। वह दिल्ली से बम्बई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर मद्रास, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सबकी मूर्तियों को देखा परखा, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप कहीं नहीं मिला। क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। कहने का तात्पर्य ये था कि इन सभी भारतीय राजनेताओं का जो आत्मसम्मान था वो जॉर्ज पंचम से कहीं ज़्यादा था। तो यहाँ पे सांकेतिक रूप से मैं बताया गया है, सांकेतिक रूप से व्यंग्य है। तो ये नहीं समझना है हमें कि वो नाक के बारे में बात चल रही है, नाक मतलब आत्मसम्मान को लेके चलना है। तो मतलब कहीं भी उस प्रकार की नाक नहीं मिली। सारी भारतीय राजनेताओं की, भारतीय महापुरुषों की नाक जो थी वो उस नाक जॉर्ज पंचम की नाक के माप से बड़ी निकली। अब क्या करें, मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश करते हुए कहा कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी दुविधा सामने आ गई कि 40 करोड़ जनता में से किसकी नाक काटी जाए, जिंदा नाक लगाई जाए। तो ये सुनकर सभापति बहुत परेशान हुआ, लेकिन मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी गई। अखबारों में केवल उसने ये शर्त रखी कि अखबारों में ये चीज़ नहीं छपनी चाहिए। तो अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक सूख ना जाए। अब यहाँ तात्पर्य देखिए जिंदा नाक का क्या है, अभी आपको समझ आएगा, पाठ पढ़ने से शायद ना आया हो। यानी कि किसी की नाक काटी नहीं गई। ये पार्ट में देखिए संकेत है, कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया। तो एक चीज़ कई जगह जाती है, एक चीज़ का संकेत कई जगह जाता है। तो जिंदा नाक, अब देखिए कैसे तात्पर्य इसका निकाल सकते हैं हम। तो थोड़े दिन बाद अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। मतलब अखबार वालों ने इस तरह से लिखा, अब जिंदा लिखते तो बवाल हो सकता था, तो उन्होंने इस तरीके से लिखा कि जॉर्ज पंचम की जो नाक लगाई गई है वो बिल्कुल जिंदा है। यानी जिंदा मतलब पत्थर की लगती ही नहीं, कारीगर ने इतना कुशलता से इसको लगाया है, कुशलता से नाक बनाई है कि वो लगता है जैसे जिंदा नाक है। इस तरीके से खबर छपी। तो उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उद्घाटन या सार्वजनिक सभा की खबर नहीं छपी, किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा, सभी अखबार खाली थे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो है सबकी नाक कट गई, जो सारे उस समय तत्कालीन व्यवस्था थी उसकी नाक कट गई। और भारतीय 40 करोड़ भारतीयों की, मतलब किसी का फोटो नहीं छपा उस समय अखबार में। तो यह संकेत कहने का तौर पर यह है कि किसकी जिंदा नाक उसमें लगी। यानी कि
भारतीय व्यवस्था की चिंता, नाक उसमें उस समय लगी। नाक कटने का तात्पर्य ये है। तो ऐसे सांकेतिक व्यंग्य जो है किया गया है। कुछ पाठ के प्रश्न देखेंगे तो और क्लियर हो सकेगा। पहला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें पाठ में कुल 11 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो उत्तर है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है कि वो इस तरह से बदहवास हैं अंग्रेज़ी मूर्ति में नाक लगाने के लिए जैसे कि वो उनके गुलाम हो। तो अभी तक पता चलता है कि अभी तक हम गुलामी की जंजीरों से बाहर नहीं निकल पाए, हम अभी तक डर रहे हैं कि एलिजाबेथ क्या सोचेंगी, जबकि देश तो आज़ाद हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। जो भारतीय व्यवस्था थी, तत्कालीन नेहरू सरकार थी, उस पर व्यंग्य किया गया, कहा गया है कि वो आज़ादी के बाद भी अंग्रेज़ों के गुलाम बने रहे। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराज़गी प्रकट करें, जबकि ज़रूरी नहीं था कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लगाई जाती। अपने नाराज़गी को प्रकट करना चाहिए था, क्योंकि जॉर्ज पंचम जैसे अधिकारियों ने भारत पर बहुत अत्याचार किए, भारतीयों को गुलाम बनाकर रखा। लेकिन फिर भी नेताओं के अंदर ये डर था कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक होनी चाहिए, जबकि उनको तो और प्रतिकार करना चाहिए था उस चीज़ का। तो वे नहीं वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। इस पाठ में अतिथि देवो पर भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, परंतु वह अपने अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए कि अपने आत्मसम्मान से भी समझौता करना पड़ जाए नाक अतिथि का सम्मान रखने के लिए। तो यहाँ पर इस चीज़ पर प्रश्न किया गया है। रानी एलिजाबेथ के दूसरा प्रश्न में लेते हैं, रानी एलिजाबेथ के दर्जी को परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तरह संगत ठहराएंगे? तो दर्जी रानी एलिजाबेथ के भारत के दौरे से परिचित था। रानी पाकिस्तान, भारत और नेपाल का दौरा करेंगी तो उस देश के अनुकूल वेश धारण करेंगी। कहीं भी कोई बड़ा राजनेता जाता है तो अधिकतर जो देखा जाता है कि उस जगह की वेशभूषा परंपरा को अपनाता है, उस जगह से लोगों से जुड़ाव के लिए और वहाँ के उस वातावरण को, उस परंपरा को फ़ील करने के लिए, एहसास करने के लिए। तो दर्जी परेशान था कि कौन-कौन से देश में कैसी-कैसी ड्रेस पहनेंगी रानी एलिज़ाबेथ। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी और ना कोई निर्देश था, इसलिए दर्जी परेशान था। उसकी चिंता अवश्य विचारणीय थी। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है, उसको भी थी। अगर वो रानी के लिए सही वस्त्र बनाता तो उसको प्रशंसा का पात्र समझा जाता। उसका सोचना था कि जितना अच्छा वेश होगा उतनी ही मेरी ख्याति होगी। वह इस तरह उसकी चिंता उचित ही थी। तो ये दूसरा प्रश्न पूरा होता है। तीसरा प्रश्न जो है वो है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? मतलब जैसे ही अंग्रेजी हुकूमत की रानी भारत आने लगी तो भारत के कायापलट हो गए, और जब जो भारतीय जनता है उसके लिए बिल्कुल विकास वगैरह नहीं हुआ था। नेहरू सरकार उस समय अंग्रेजी हुकूमत के स्वागत के लिए भारत को रंग रोगन करने लगी थी। तो नई दिल्ली के कायापलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। सदा से बंद बड़े फव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। तो ऐसे बनावटी साज समाज की समान किया गया होगा। चौथा प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। क, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? ख, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो उत्तर का है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों की को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। आज हम देखते हैं कि पत्रकारिता में, मीडिया में हर चीज़ का, बड़ी बड़ी हस्तियों के पहनावे, खान पान, हर चीज़ का वर्णन करते हैं, हर चीज़ की आदतों का वर्णन करते हैं। सुबह उठ के क्या खाया, रात को कैसे सोया, दिन में क्या किया, कहाँ कहाँ गया, क्या पहना, हर चीज़ का। इससे जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन आ गया है। इस तरह प्रकार की पत्रकारिता के प्रति मेरे विचार हैं कि, क्या विचार है इस प्रकार की पत्रकारिता के लिए, कि इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। पत्रकारिता तो वास्तव में वो है जो आम जन की समस्या को दिखाए या फिर आम जनता के बारे में बात करे, ना कि बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करे, हर एक चीज़ के बारे में बताए। दूसरा है, पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी महत्व दे दिया जाता है जो अपने चरित्र पर तो कभी खरे नहीं उतरते, मतलब नाम तो बड़े लेकिन दर्शन छोटे, ऐसे लोगों को ज़्यादा तूल दिया जाता है और चर्चा में रहने के कारण असहज कार्य करते हैं
ऐसे लोग जो पत्रों में छा जाते हैं। खा है, चर्चित व्यक्तियों की पुनः पुनः की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती हैं। उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती हैं, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। आने सामाजिक व्यवहार आने वाले सामाजिक व्यवहार लक्ष्य की भूल, व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगते हैं, तो ये भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। लाट अर्थात मूर्ति। तो उत्तर इसका, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने बहुत सारे प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया, फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी गई, जो कि पाठ के अनुसार कहा गया है। फिर प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया कि प्रस्तुत कहानी में जगह जगह पर ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आप ऐसे अन्य कथन चाट कर लिखिए जो व्यंग्य करते हैं, जो करारी चोट करते हैं उस समय की व्यवस्था पर। तो पाठ में आई ऐसी व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान व्यवस्था पर भी चोट करती हैं, जिनको हम 3 पॉइंट में हमने लिया है। पहला, शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, यानी कि रानी जो है वो इंग्लैंड की, लेकिन जो व्यवस्था हो रही है वो भारत में। तो अभी तक गुलामी के दौर में हम जी रहे थे। दिल्ली में सब था, फिर जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक, यानी कि आत्मसम्मान नहीं था, सब था। देश आज़ाद हो चुका था लेकिन बस आत्मसम्मान नहीं था। तीसरा, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। देखने वाली बात है कि सब तरफ व्यवस्था पूरी थी, फिर भी जो नाक है वो कैसे चली गई मूर्ति की। सातवां प्रश्न है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो इस पाठ में नाक जो है मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक है, परिचय देने वाली है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया। उनकी नाक का गायब होना इस बात का प्रतीक है कि भारतीय नहीं चाहते कि उनको सम्मान दिया जाए, क्योंकि उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार किए। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बजाय उनकी आराधना में जुट गए, उनके सम्मान में जुट गए। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था, फिर भी जॉर्ज पंचम का इतना सम्मान रखा गया। उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी, उनकी मूर्ति का पत्थर तक विदेशी था, ये बताया गया पाठ के माध्यम से। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चे से भी अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से भी नीची थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक बचाने में लगे रहे, उसका सम्मान बचाने में लगे रहे। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया गया, यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बिठा दी गई। यह पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है, ये संकेत दिया गया, यानी किसी जीवित व्यक्ति की नाक नहीं बल्कि आत्मसम्मान लगा दिया गया। प्रश्न 8 है, जॉर्ज पंचम की लाट किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। तो अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया गया कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घालमेल कर पत्थरवत बना दिया। अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की लगती नहीं है, इतनी कलाकारी से बनाई गई है। इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों में तालमेल वाक्पटुता से छिपा लिया गया। प्रश्न क्रमांक 9 है, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। तो उत्तर है, अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया है, राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लग गई है, बस ये खबर छपी। अगले प्रश्न का उत्तर है, अगला प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 10वां इस पाठ का, जिसमें पूछा है, नई दिल्ली में सप्ताह सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो नई दिल्ली में सप्ताह सिर्फ नाक नहीं थी, यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद यहाँ सारी सर्वता संपन्न हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्नता होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाया था। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता था कि ये हमारे शासक रहे हैं।
गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। अगर कोई अंग्रेजी शासक आ रहा था तो उसके आत्मसम्मान के लिए हम जो है पूरी तरह समर्पित हो रहे थे। तो ये लेखक इसलिए कहना चाहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी, यानी कि भारत के अंदर सब कुछ आ चुका था लेकिन खोया हुआ आत्मसम्मान वापस नहीं आया था। अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? उत्तर है, उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में ना तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, ना सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, ना ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, ना कोई फीता काटा गया, ना सार्वजनिक सभा हुई। इसीलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। इसलिए किसी नेता का ताज़ा चित्र नहीं छप सका, क्योंकि ये सब जो है उसी चीज़ के भूखे थे, इसीलिए चित्र भी नहीं छपे। तो ये चीज़ बताई गई है उस घटना के माध्यम से। प्रहार किया गया उस समय की व्यवस्था पर, तत्कालीन सरकार, नेहरू सरकार की व्यवस्था पर, और इस तरह से पाठ संपूर्ण होता है। इसके प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। बाकी आप पुस्तक से इस पाठ को पूरा पढ़ सकते हैं। आगे अगले वीडियो में हम अगले पाठों पर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।